जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि अभी रिसेंटली रशिया और यूक्रेन का वार का एक एनिवर्सरी हुआ था 24 फरवरी को। इसी तरह से कई सारा हमारे देश में भी युद्ध हुआ और विदेश में भी हुआ। तो आज हम लोग बात करेंगे 1857 के रिवॉल्ट्स के बारे में और उसके रिगार्डिंग्स कई सारा जो एंगल्स है कि आखिर ये रिवॉल्ट्स होने का क्या वो इंपॉर्टेंट कॉजेस था, जिसमें हम लोग उसका पॉलिटिकल कॉजेस, सोशियो रिलीजियस कॉजेस, इकोनॉमिकल कॉजेस और इमीडिएट कॉजेस क्या था, ये सारे पोर्शंस को हम लोग जानेंगे। कहीं ना कहीं रिवॉल्ट्स अगर कुछ होता है तो उसका इम्पैक्ट्स आप समझ सकते हैं कि हमारे देश में जितनी भी जो गरीब तबका के लोग हैं, जमींदार लोग हैं, या कह सकते हैं आर्टिशंस हैं, या कह सकते हैं हैंडीक्राफ्ट्स के लोग हैं, ट्रेडर्स लोग हैं, मौलवीज, हिंदूज, पंडित्स, इन सारे लोगों को इफेक्शंस होता है, इम्पैक्ट्स पड़ता है। तो उसी तरह से हमारे देश में एक बहुत बड़ा क्रांतिकार जो हुआ था जिसका नाम है 1857 का रिवॉल्ट्स। इस पार्टिकुलर रिवॉल्ट्स को हम लोग डिफरेंट नेम से भी जान सकते हैं। द ग्रेट रिवेलियन इन 1857, द सेपिव म्यूटिनी 1857, ऐसा अलग अलग जो है नाम है। इस वीडियोस के माध्यम से कई सारा पॉइंट्स को जो है डिस्कस किया जाएगा इस रिवॉल्ट्स के रिगार्डिंग। आखिर क्या वो इम्पोर्टेंट हमारे भारत का जो है मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो कुछ चेंजेस हो गया, नेशनल मूवमेंट्स की तरफ हम लोग किस तरह से जो है बढ़ पाए, और स्पेशली साथ साथ किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पॉलिटिकल पावर जो है जमाया फ्रॉम 1757 से लेकर के 1857 के बीच में, और फिर बाद में जाकर के इस कंपनी को डिसबैंड करने के बाद फाइनली फिर क्या हुआ कि ब्रिटिश जो एम्पायर थी वो कंप्लीटली भारत में फिर मतलब कि अपना एक दबदबा बना ली। ऐसे कई सारे पोर्शन को जानेंगे। इसके साथ साथ इस रिवॉल्ट्स में कहा यह भी जाता है कि ये रिवॉल्ट्स लगभग आपका मोर देन 1 ईयर, दैट इज कॉल्ड 14 महीना तक ये रिवॉल्ट चला, और कहीं ना कहीं बाद में जाकर के फिर 8 जुलाई 1858 को ये रिवॉल्ट्स का खात्मा हो गया। लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी है कि जब ये रिवॉल्ट्स इतना आगजनी था, हर लोग जब इसमें पार्टिसिपेट्स किए थे, लेकिन कुछ लोग नहीं भी किए थे, जैसे एज फॉर एग्जांपल बंगाल के जमींदार पार्टिसिपेट्स नहीं किए थे। इसके साथ साथ कुछ जो एलिट क्लास है, एजुकेशन का जो एलिट क्लास होता है, वो लोग इसका पार्टिसिपेशन नहीं किए थे। तो कई सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट नहीं किए थे, जैसे एज फॉर एग्जांपल मिडिल क्लास पार्टिसिपेट्स नहीं किए थे। बट कई सारे लोग जब पार्टिसिपेट्स किए, जिसमें कई सारा नाम है, रानी लक्ष्मीबाई से लेकर के तांतिया टोपे तक, तांतिया टोपे से लेकर के नाना साहेब तक, बिहार के कुंवर सिंह से लेकर के बेगम हजरत महल तक, यानी हर लोगों का, हर एक ब्रेव लीडर्स का इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो इस एंगल्स को भी इस पार्टिकुलर सीरीज में हम समझेंगे, और कहीं ना कहीं एग्जाम्स के पॉइंट को समझते हुए एक एक एंगल्स को हम लोग जान करके, एक तो ऐसे बच्चे जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं ये वीडियोस वहां भी हेल्प करेगा, और एक ऐसे बच्चे जो नॉर्मल नॉलेज लेना चाह रहे हैं ये वीडियोस वहां भी हेल्प करेगा। सो कहीं ना कहीं इस पार्टिकुलर वीडियोस में हम लोग बहुत चीजों को जानेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि द रिवॉल्ट ऑफ 1857, जिसका कई सारा नाम है इंपॉर्टेंट सा। सो आज के इस सेशन में हम लोग रिवॉल्ट्स ऑफ 1857 के रिगार्डिंग कई सारे पोर्शंस को जानेंगे कि क्या वो इंपॉर्टेंट इंपैक्ट्स पड़ा, क्या वो इंपॉर्टेंट कॉजेस था, और देन फाइनली इसका आउटपुट्स क्या निकल के आया, और साथ साथ इस पार्टिकुलर रिवॉल्ट से हम लोग क्या क्या चीज और भी इंपॉर्टेंट सा जानेंगे कि किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी कह सकते हैं या ब्रिटिश गवर्नमेंट कह सकते हैं कि इस पार्टिकुलर रिवॉल्ट को सप्रेस्ड कैसे की, खत्म कैसे की। इन्हीं सारी जानकारी के लिए आपको इस वीडियोस में आखिरी तक बने हुए रहना है। सो हमारे जो यूट्यूब का प्लेटफॉर्म है इस पे आप बने हुए रहें, बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करें। आइए चलिए आज का जो सेशन है उसको हम शुरुआत करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करेंगे इस पार्टिकुलर रिवॉल्ट्स का, तो सबसे पहला पॉइंट है आपका इस रिवॉल्ट से पहले कुछ इंपॉर्टेंट सा बैकग्राउंड। जैसे कि आप सभी को पता है कि 1757 में एक युद्ध हुआ था जिसका नाम है बैटल ऑफ प्लासी, और कहा जाता है कि हमारे जो भारत में एक ट्रेडिंग कंपनी थी जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को यह समझना है कि 1757 से लेकर के 1857 तक, यानी 100 साल का जो ये टर्म है, इसमें एक छोटी सी जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, वो हमारे भारत में आकर के इतना बड़ा राज्य जो है और इतना बड़ा जो साम्राज्य कैसे बना ली, और अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से परेशान करना किस तरह से शुरू की। यही इस पार्टिकुलर रिवॉल्ट्स का थोड़ा सा जो है कह सकते हैं बैकग्राउंड है। 1757 में बैटल ऑफ प्लासी के बाद देन 1857 तक का जो जर्नी है, आप देख सकते हैं कि 1757 से लेकर के 1857 तक का जो जर्नी है, एक जो ट्रेडिंग कंपनी है जिसका नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी,
ये पार्टिकुलर ईस्ट इंडिया कंपनी एक ट्रेडिंग कंपनी से प्लस पॉलिटिकल पावर तक दोनों तक पहुंचती है ये कंप्लीट 100 इयर्स में। और मान के चलिए ये कि ये कंप्लीट 100 इयर्स में क्या करती है कि अलग अलग लोगों को, अलग अलग डिविजन्स को, अलग अलग विभाग को हमारे देश में तोड़ मड़ोड़ के रख देती है, परेशान कर देती है, मतलब कि आफत मचा के रख देता है। और इस पार्टिकुलर जो डिफरेंट सोसाइटी है, जिसमें आप ये भी दे सकते हैं कि उसमें आपका रूलर्स ऑफ इंडियन स्टेट्स, देन आपका सेपेयूज, देन आपका जमींदार, इसके साथ आपका पीजेंट्स, देन आपका ट्रेडर्स, आर्टिशंस, पंडिट्स एंड मौलवीज। इन इस पूरे कंप्लीट 100 इयर्स में कोई ऐसे इंसान नहीं थे या कोई ऐसा प्रोफेशंस नहीं था हमारे देश में जो ब्रिटिश से जो है परेशान नहीं था। लेकिन ये जो कंपनी आई थी ट्रेडिंग करने के लिए, लेकिन कंप्लीट 100 इयर्स में क्या हुआ कि ट्रेडिंग प्लस पॉलिटिकल पावर, यानी कह सकते हैं ना कि किसी को अगर किसी चीज का मजा मिल जाता है तो उसको क्या है, बार बार वो चीज लेना चाहता है। सो ओवरऑल सेम यही कहानी हुआ। ये कंप्लीट 100 इयर्स में इन्होंने हर एक तबका को, हर एक डिविजन्स को जो है परेशान करके रखा, चाहे जमींदार हो, चाहे पीजेंट्स हो, या ट्रेडर्स हो, या आर्टिशन हो, या पंडित या मौलवीज हो। तो एक कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ा रीजन बना इस पार्टिकुलर रिवॉल्ट्स का। और अगर हम बात करेंगे कि क्या क्या वो इंपॉर्टेंट कॉजेस था इस पार्टिकुलर रिवॉल्ट्स का, तो आपको दिख सकेगा कि पहले हम बात करेंगे कॉजेस पे, देन इसके बाद आपका सेंटर्स ऑफ द रिवॉल्ट, यानी कि रिवॉल्ट का शुरुआत कहां से हुआ, कौन ऐसे जो इंसान थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम जो है गोली चलाया अंग्रेजों के ऊपर में इस रिवॉल्ट्स के स्टार्टिंग में ही, फर्स्ट ऑफ ऑल ये भी समझेंगे इस बातों को हम लोग। इसके बाद सप्रेशन कैसे हुआ, जब ये मूवमेंट या रिवॉल्ट इतना अच्छे से जब भारत के लोग चला रहे थे अलग अलग जगहों से, तो फाइनली फिर ब्रिटिश वालों ने सप्रेस्ड कैसे कर दिया इस पार्टिकुलर रिवॉल्ट्स को। और इसके बाद आपका व्हाई डिड द रिवॉल्ट फेल्ड, इस पार्टिकुलर रिवॉल्ट का फेल्ड होने का क्या वो इंपॉर्टेंट रीजंस था, ये भी थोड़ा सा हम लोग समझेंगे। और देन फाइनली रिजल्ट्स एंड कंक्लूजन्स क्या था, और फिर इस सेशन के लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम लोग डिस्कस करेंगे आपके साथ में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम शुरुआत करेंगे पार्टिकुलरली आपका इस पार्टिकुलर रिवॉल्ट्स के इंपॉर्टेंट कुछ कॉजेस का। पहले हम लोग समझ लेते हैं कि क्या वो इंपॉर्टेंट कॉजेस था अलग अलग सा, और इसके बाद थोड़ा सा हम बैकग्राउंड देखेंगे। एक तो आपका हो गया पॉलिटिकल कॉजेस, दूसरा आपका सोशल एंड रिलीजियस कॉजेस, इकोनॉमिकल कॉजेस, मिलिट्री कॉजेस, और लास्ट वन आपका इमीडिएट कॉजेस। तो ओवरऑल ये जितना भी जो कॉजेस आप देख रहे हैं डिफरेंट इमीडिएट से लेकर के मिलिट्री, इकोनॉमिकल, देन आपका सोशल एंड रिलीजियस और पॉलिटिकल कॉजेस, इससे पहले 2-4 पॉइंट और भी आप रिमेंबर रखें। देखिए 1853 में ब्रिटिश का क्या हुआ कि एक पॉलिसीज आया, जब वो लोग वो राइफल यूज कर रहे थे ना, उस राइफल को चेंजेस करने के लिए एक पॉलिसी बनाया था 1853 में। और फिर बाद में जाकर के क्या हुआ कि 1856 में जो ओल्ड राइफल था उसको बदल करके एनफील्ड राइफल लाया गया, और कहा यह भी गया, या कह सकते हैं कि अफवाह फैल गया कि उस पार्टिकुलर राइफल्स में गाय और सुअर का जो फैट्स होता है, चर्बी होता है, वो यूज किया जा रहा है। और जब उस वक्त ये राइफल यूज हो रहा था तो कुछ इस तरह से मुंह से तोड़ करके उसको निकाला जाता था रैपर्स को, मतलब उस रैपर्स को निकालते थे फिर वो यूज करते थे। तो कहा जाता था कि उस रैपर्स में गाय और सुअर का जो फैट्स होता है वो यूज किया गया है। इससे हुआ क्या कि जितने भी सेप्यूज थे, मतलब कि अलग अलग रेजिमेंट्स में, इन्फेंट्रीज में ब्रिटिश के साथ, तो वहां पर यह अफवाह फैल गया कि गाय और सुअर का जब वो फैट्स यूज किया जा रहा है तो हिंदू धर्म के जो लोग हैं वो गाय को पूजते हैं, और मुस्लिम धर्म के जो लोग हैं वो सुअर को जो है नहीं मानते हैं। इससे क्या हुआ, उनका रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट्स हो गया, और कहीं ना कहीं हर जगह चारों तरफ अफरा तफरी मच गया इस पार्टिकुलर मतलब के चीजों को लेकर के। सो ये भी एक बहुत बड़ा इमीडिएट कॉज बना कि मतलब कि इस पार्टिकुलर राइफल में कार्ट्रिज में जो ग्रीस्ड जो है फैट्स यूज किया जा रहा है, मतलब कि काऊ का और पिग्स का, जो आपको ये पॉइंट रिमेंबर रखना है। और इसके साथ साथ इस रिवॉल्ट्स का कई सारा और भी इंपॉर्टेंट कॉजेज है, जैसे आपका पॉलिटिकल, उसके बाद आपका अगर हम बात करेंगे पॉलिटिकल कॉजेज में तो इसको भी हम डिटेल्स में थोड़ा पढ़ लेंगे। जैसे एज फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं पॉलिटिकल कॉजेज में आपका कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो कॉजेज है आपका ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन, दिस वन ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन, दैट मीन्स क्या है कि यहां से आप पढ़िएगा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बारे में,
ये एक पॉलिटिकल कॉजेस बना डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बारे में। और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के रिगार्डिंग आपको रिमेंबर रखना होगा लॉर्ड डलहौजी के बारे में, ठीक है। यानी इस पार्टिकुलर सेशन में आपको लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग्स, ये काफी बार आपको दिखेगा, काफी बार आपको मिलेगा, जो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा। तो पहले हम लोग समझेंगे पॉलिटिकल कॉजेस को। पहला तो आपका पॉइंट है, जो 2D पॉइंट है, कि ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन, और दूसरा जो नाम है आपका रानी लक्ष्मीबाई का। अब रानी लक्ष्मीबाई जी का आपको स्टोरी इसमें मालूम है कि उनका कोई जो है अपना सन नहीं था, अडॉप्टेड था। तो इनके राजा के मौत होने के बाद क्या हुआ कि रानी लक्ष्मीबाई जी को यह कहा गया, अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश की तरफ से यह कहा गया कि आपका कोई हेयर नहीं है, कोई वंश नहीं है, इसीलिए आपका जो भी प्रॉपर्टीज है उसको हम लोग अक्वायर्ड कर लेते हैं। तो यही था नॉर्मल सा आपका डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो ये चीज आप समझिए थोड़ा सा पॉइंट को। तो इस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की वजह से क्या हुआ कि कई सारा जो इंपॉर्टेंट जो प्लेसेस था, जैसे आपका सतारा, नागपुर, देन झांसी, इसको एनेक्स कर लिया गया। ये ब्रिटिश के द्वारा इसको ले लिया गया अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, आप देख सकते हैं। और साथ साथ कुछ और भी इंपॉर्टेंट प्लेसेस है, जैसे आपका जेतपुर, संभलपुर एंड उदयपुर, इसको भी एनेक्स कर लिया गया ब्रिटिश के द्वारा। तो कहीं ना कहीं रानी लक्ष्मीबाई जी को बहुत ज्यादा गुस्सा आया, तो ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल एक कॉजेस बना इस पार्टिकुलर रिवॉल्ट्स का। देन अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट वन आपका सोशल एंड रिलीजियस कॉजेस का, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हुआ कि भारत में हमारा जो वेस्टर्न कल्चर है वो रैपिडली ग्रो करने लगा, पूरा स्प्रेड्स होने लगा, कंप्लीटली रैपिडली ग्रो करने लगा। और ब्रिटिश वाले भी क्या है कि हमारे रिलीजियस सेंटिमेंट्स को ऑलवेज हर्ट करते थे। जैसे कि एज फॉर एग्जांपल एक सती सिस्टम्स को जो है एबोलिश कर लिया गया ब्रिटिश के तरफ से। सती सिस्टम्स के बाद फिर क्या हुआ कि विडो रीमैरेजेस को जो है इंट्रोड्यूस कर दिया गया, विडो रीमैरेजेस को। सती सिस्टम हो गया, विडो रीमैरेजेस हो गया। हिंदू मुस्लिम का जो बिलीफ सिस्टम है उसमें भी दखल अंदाजी होने लगा। सो कहीं ना कहीं क्या हुआ कि सोशियो रिलीजियस जो सेंटिमेंट्स है ब्रिटिश के द्वारा हमारे कल्चर्स पे जो है थोड़ा आने लगा। साथ साथ जो वेस्टर्न जो सिविलाइजेशन है ये कहीं ना कहीं जो है बढ़ने लगा। इसके साथ साथ कई सारे जो इंडियंस है उन गवर्नमेंट का प्लानिंग्स था कि उस पार्टिकुलर इंडियंस जो लोग हैं जो हिंदू धर्म में है, मुस्लिम धर्म में है, उनको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्जन करा दिया जाए। ये भी कहीं ना कहीं वजह बना। और उसके साथ साथ वेस्टर्न जो मॉडर्न था एजुकेशंस को, उसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया, जो कहीं ना कहीं जो है हिंदू और साथ साथ मुस्लिमों को जो है हर्ट होने लगा। यहाँ से भी कई सारा चैलेंजेस आने लगा। तो ये आपका सोशल एंड रिलीजियस कॉजेस बना इस पार्टिकुलर रिवॉल्ट्स का। आइए हम लोग समझते हैं थर्ड वन, इकोनॉमिकल कॉजेस, कि इस पार्टिकुलर रिवॉल्ट्स का इकोनॉमिकल कॉजेस क्या बना फर्स्ट ऑफ ऑल। और लास्ट में हम लोग जब इमीडिएट कॉजेस देखेंगे देन वहां पर हम लोग कई सारी चीजों को और भी अच्छे से समझेंगे, देन पढ़ेंगे। अगर हम बात करेंगे इकोनॉमिकल कॉजेस का इस पार्टिकुलर रिवॉल्ट्स का, तो आप देख सकते हैं कि एक तरफ किसान परेशान है, एक तरफ जमींदार परेशान है, एक तरफ आर्टिस्ट परेशान है और एक तरफ हैंडीक्राफ्ट्स का आइटम भी परेशान है। यानी ब्रिटिश के पॉलिसी से हर कोई हमारे सोसाइटी में परेशान है। और कहीं ना कहीं एक और पॉइंट आपको रिमेंबर रखना है जो 5th नंबर का है कि आफ्टर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंग्लैंड, जब इंग्लैंड में एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था तो वहां से क्या हुआ, कई सारा जो ब्रिटिश का मैन्युफैक्चरिंग जो गुड्स है वो इंग्लैंड से भारत आया। और भारत आने में क्या हो गया कि इंग्लैंड में जो गुड्स था वो एक्चुअल में जो मशीनरीज था वहां का कॉस्टिंग थोड़ा कम पड़ रहा था। और वहां से जैसे ही हमारे भारत में आया तो भारत में भी क्या हुआ कि उसका कॉस्टिंग कम पड़ा और इंडियन जो मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स था उसको कहीं ना कहीं यहाँ से इकोनॉमिकल इफेक्ट्स पड़ना शुरू हो गया। ये आपको रिमेंबर रखना है। इसके बाद आपका लार्ज नंबर्स ऑफ सेप्यू बिलोंग टू द पेजेंट्री क्लास। जितने भी लार्ज जो ब्रिटिश के पास सेप्यू में थे, यानी कि उनके सिपाही बन के थे, उनके प्रोटेक्शंस में थे, उनके लिए काम कर रहे थे, तो वो कहीं ना कहीं क्या थे कि पेजेंट्री क्लास से बिलोंग कर रहे थे। इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने के बाद कई सारा जो प्रोडक्ट्स हमारे देश में जब एक्सपोर्ट्स हुआ इंग्लैंड से, तो हमारे जो गुड्स है, हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है भारत का, उसको कहीं ना कहीं इफेक्ट्स हुआ। इसके बाद आपका जमींदार और पीजेंट्स कैसे परेशान थे रूरल एरियाज में कि हेवी टैक्सेस ऑन लैंड, यानी कि जमीन पे हेवी टैक्सेस ले लेना। अगर जमींदार वो टैक्स पे नहीं कर पा रहे हैं तो फिर क्या होगा कि ब्रिटिश वाले उस पार्टिकुलर लैंड को अक्वाइर्ड कर ले रहे थे, जिससे क्या हुआ कि जमींदार का भी वैल्यूएशन खत्म हो गया, समाज में कोई उनको इज्जत नहीं दे रहा था। तो ऐसा कई सारा इंपॉर्टेंट जो है कॉजेज बना। और स्पेशली ये जो पार्ट आता है वो इकोनॉमिकल कॉजेज में आता है। स्ट्राइंजेंट मेथड्स ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन, यानी कि पैसा कलेक्ट करने का भी जो है मेथड्स बहुत ही खतरनाक लेवल्स पे था।
यानी किस तरह से जो है सप्रेस्ड किया गया, आप देख सकते हैं, इकोनॉमिकल कॉजेस, पॉलिटिकल कॉजेस, हर तरफ से। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, फोर्थ नंबर, कि इंडियन जो हैंडीक्राफ्ट है, इंग्लैंड का जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस की वजह से और पैसों के प्रोडक्ट्स का दाम कम होने की वजह से हमारा जो हैंडीक्राफ्ट्स है इसको भी काफी जो है बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। तो इस तरह से इकोनॉमिकली जो है एक कॉजेस बना इस पार्टिकुलर रिवॉल्ट्स का। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट वन अगर हम बात करेंगे मिलिट्री कॉजेस का, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मिलिट्री कॉजेस को मैंने पहले दो पार्ट्स में आपका डिवाइड किया है कि द रिवॉल्ट ऑफ 1857 बिगेन एज ए सेपियू म्यूटिनी। और कहीं ना कहीं आपको मालूम है कि ब्रिटिश के साथ जितने भी सिपाही थे वो सब के सब मैक्सिमम लोग जो है लगभग 85 से 87% वो सब भारतीय लोग थे जो ब्रिटिश के लिए उस वक्त काम कर रहे थे। और उस वक्त उनको उतना आइडिया ज्यादा नहीं था कि ये लोग हमको इतना ज्यादा से जो अत्याचार कर रहे हैं, बस नॉर्मल काम कर रहे थे फाइनली ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे सोसाइटी में इतना ज्यादा शोषण कर रहा है और हर तबका को जो है परेशान कर रहा है। तो अगर हम बात करेंगे मिलिट्री कॉजेस का, तो आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम जो लोग हैं वो इंडियन सिपाही लोग थे। कहां पे? 1857 से पहले कह सकते हैं कि ब्रिटिश के पास जो है सेपियू बन के काम कर रहे थे। ये पहला पॉइंट आपको रिमेंबर रखना है। और अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट का कि जो सिपाही ब्रिटिश के साथ सेपियू काम कर रहे थे तो उनको ये भी कहा गया कि आपका जो होम है यानी जहां पे घर है वहां पर आपको सर्विस करने को नहीं मिलेगा, आपके घर से कहीं दूर जगह जाकर के वहां पर आपको सर्विस करना होगा। तो ये भी कहीं ना कहीं उनके लिए प्रॉब्लम्स। आप सेकंड नंबर पॉइंट देख सकते हैं कि दे वर रिक्वायर्ड टू सर्व इन एरियाज फार अवे फ्रॉम देयर होम्स। तो कहीं ना कहीं ये भी एक इशू बना कि नहीं बना, ये भी एक इशू। अच्छा, यहां पर एक चीज देखिएगा, 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने एक इशू किया था जनरल सर्विसेज एनलिस्टमेंट एक्ट। ये एक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, हो सकता है कि जनरल सर्विसेज एनलिस्टमेंट एक्ट ये किसने पास किया? तो लॉर्ड कैनिंग 1856 में। और इसमें मेन इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो भी सेपियू हैं भारतीय जो भी सिपाही हैं जो काम कर रहे हैं ब्रिटिश के लिए, वो उनका जो पोस्टिंग होगा वो होम लोकेशंस पे नहीं होगा, वो होम से यानी उनके घर से जो है बाहर हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप देखते हैं कि मिलिट्री जो कॉजेस है ये बना आपका। इसलिए हम कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा हो गया, कुछ भी मतलब इतना ज्यादा प्रॉब्लम्स तो नहीं होना चाहिए। और नेक्स्ट वन आप देख सकते हैं जो इमीडिएट कॉजेज है कि आखिर वो इमीडिएट कॉजेज क्या बना। तो जैसे मैंने पहले ही वीडियो की शुरुआत में बताया कि जो एनफील्ड राइफल्स था और उससे पहले जो ओल्ड राइफल यूज किया जा रहा था तो वो काफी क्या था, हैवी था, बल्कि था और सिपाही लोगों के लिए बहुत ज्यादा ट्रबल्स हो रहा था उसको यूज करने के लिए। तब जाकर के क्या हुआ कि 1853 के आसपास एक पॉलिसीज आया और उसमें जो है रॉयल एनफील्ड राइफल्स उसको मतलब के लाया गया। और कहीं ना कहीं आपको मालूम है कि जब एक गन यूज होता है तो उसमें कार्ट्रिज हो गया, बैरल्स हो गया, गन पाउडर हो गया, ये सारा चीजों को यूज किया जाता था। और उस वक्त एक सिस्टम था कि रैपिंग पेपर से ऊपर पोर्शंस पे रैप करके फिर उसको इस तरह से मुंह से निकाल करके काम किया जाता था। तो यही मेन इश्यूज बना कि ये जो रैपिंग पेपर है आपका और उसमें मुंह से जो ऐसे हम नोचेंगे तो उसमें जो है सुअर और गाय का जो फैट्स है वो यूज किया गया है, जिसके वजह से क्या हुआ कि ब्रिटिश का जो अलग अलग रेजिमेंट्स था जिसको हम लोग इन्फेंट्री कह सकते हैं, तो वहां पर जो भी सेपियू लोग तैनात थे, अलग अलग इन्फेंट्री था, 34th, 19th, 3rd, इस तरह का अलग अलग रेजिमेंट्स बना हुआ था। तो डिफरेंट लोग क्या किए कि यूज करना, मतलब हम लोग वो बोले कि नहीं हमारा रिलीजियस सेंटिमेंट्स हट हो रहा है तो हम लोग यूज नहीं करेंगे, आपका जो नया एनफील्ड राइफल्स है उसको हम लोग यूज नहीं करेंगे। तो कई लोग जो है रिफ्यूज करने लगे, नहीं भाई हम लोग यूज नहीं करेंगे। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल हो गया कि ब्रिटिश वाला जो है हमारा रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रहा है। तो इस पार्टिकुलर पोर्शंस को देख समझ करके आपसे कई सारा क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। तो आइए चलिए उस पॉइंट्स को हम लोग थोड़ा सा नॉर्मल से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने उसी चीज को लिख दिया है कि बोथ हिंदू एंड मुस्लिम सेपियू रिफ्यूज टू यूज देम। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए रैपिंग्स को इस तरह नोचा जा रहा है, ये आपका कुछ पोर्शन है और ये आपका देख सकते हैं कि एक गन का एक मॉडल है ओवरऑल। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पोर्शंस को कि आखिर ये रिवॉल्ट का जो इमीडिएट कॉजेज है इसका शुरुआत एक्चुअल में कैसे हुआ, कहां से हुआ, क्या हुआ, नहीं हुआ, ईच एंड एवरीथिंग को जानते हैं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करेंगे इस रिवॉल्ट्स का तो बरहमपुर नाम का एक जगह था जिसमें आपका 19th नेटिव इन्फेंट्री, फरवरी 1857 का ये केस है
जिसमें सबसे पहले क्या हुआ कि इस पार्टिकुलर राइफल्स को इस्तेमाल करने से सबसे पहले मना किया गया। ब्रिटिश का जो फरमान है उसको इग्नोर मतलब किया गया, और सबसे पहले जो मना किया गया वो आपका बरहमपुर, और ये इसका नाम याद रखिएगा 19th नेटिव इन्फेंट्री, फरवरी 1857 को। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन अंग्रेजों के सामने तो कोई टिकेगा नहीं। यहाँ के जितने भी भारत के लोग जो सेप्यू बन के थे इस इन्फेंट्री में, ब्रिटिश की तरफ से जो काम कर रहे थे, इनको फाइनली क्या हुआ कि जैसे ही ये रिफ्यूज करने लगे तो इनको डिसबैंड कर दिया गया मार्च 1857 में। अब ये चिंगारी का जो भूख है, ये आग है, फिर आया नेक्स्ट नेटिव इन्फेंट्री में बैरकपुर के नाम से। और आपको मालूम है बैरकपुर हमारे वेस्ट बंगाल का एक पार्ट है। और यहाँ पर ऑन द स्पॉट नॉर्मल क्या हुआ कि 34 नेटिव इन्फेंट्री से बिलोंग करते थे मंगल पांडे जी, और इन्होंने ऑन द स्पॉट ये इवेंट सुन करके उनका सेंटिमेंट इतना ज्यादा हर्ट हुआ कि इन्होंने जो है एक ऑफिसर थे ब्रिटिश के, उनको ऑन द स्पॉट गोली मार दिया। और फाइनली क्या हुआ कि 8 अप्रैल को इनको फांसी की सजा दे दिया गया। ये भी पॉइंट रिमेंबर रखिएगा। और इसके बाद आपका एक और इन्फेंट्री था जिसको डिसबैंड किया गया, जो अवध का 7th इन्फेंट्री था। ये जो इन्फेंट्री आप देख रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट रेजिमेंट्स आप देख रहे हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कहीं ना कहीं मेरठ जो सेंटर ऑफ द पॉइंट बना, और मेरठ का जो इन्फेंट्री था ये तीसरे नंबर वाला था। और कहीं ना कहीं 24 अप्रैल 1857 में यहां पर भी ये चिंगारी लगा, और यहां पर भी कई सारे लोग रेफ्यूज किए, कई सारे क्या पूरे लोग सेप्यू लोग रेफ्यूज किए। और फिर फाइनली ब्रिटिश की तरफ से क्या हुआ कि 85 सेप्यू को जेल में डाल दिया गया 10 सालों के लिए। लेकिन बाद में फिर जाकर के कुछ लोगों को जो है बाहर निकले, और फिर बाद में मिलजुल करके उन लोगों को छुड़ा दिया गया। और फिर फाइनली 10 मई 1857 में ये जो चिंगारी है ये बेहतरीन तरीके से जो चारों तरफ फैल गया। सो आइए समझते हैं इसके बाद हम लोग कि इस पार्टिकुलर रिवॉल्ट्स के अलग अलग जो डिफरेंट लीडर्स थे जिन्होंने अलग अलग प्लेसेस से लीड किया, और किस तरह से ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने इस पार्टिकुलर लीडर के रिवॉल्ट्स को सप्रेस किया। ये दोनों चीज को कॉम्बिनेशन में एक टेबल के फॉर्मेट्स में हम लोग समझते हैं। आइए नेक्स्ट वन, आप देख सकते हैं कि सप्रेशंस और लीडर्स बोथ आर अंडर वन प्लेटफॉर्म्स, जिसको हम लोग कॉम्बिनेशंस करके पढ़ेंगे। अगर हम बात करेंगे दिल्ली से कि इस पार्टिकुलर रिवॉल्ट्स को लीड कौन कर रहा था भारत की तरफ से, तो आपका जो इंडियन लीडर्स का हो जाएगा बहादुर शाह 2G। बहादुर शाह 2G दैट इज कॉल्ड मुगल एम्पायर से आप कनेक्शन इसको बना लीजिएगा। और इसके बाद आप देख सकते हैं लखनऊ दैट इज कॉल्ड, यहां पर एक पॉइंट आपको रिमेंबर रखना है लखनऊ के रिगार्डिंग कि लखनऊ जो है ये कैपिटल था अवध का। लखनऊ जो है ये आपका कैपिटल था अवध का, और यहां से जो लीड कर रहे थे बेगम हजरत महल जी। इस पार्टिकुलर रिवॉल्ट्स को बेगम हजरत महल जी क्या कर रही थी, लीड कर रही थी। अगर हम बात करेंगे कानपुर से इस पार्टिकुलर रिवॉल्ट्स को लीड कौन कर रहा था, तो कानपुर से नाना साहेब जी। और नाना साहेब जी के एक इंपॉर्टेंट कमांडर थे जिनका नाम था तांतिया टोपे, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेम, जो इनके ये कमांडर थे और काफी दिग्गज कमांडर थे। आखिरी सांस तक जो है इस रिवॉल्ट्स को एक ऊंचाई की तरफ पहुंचाए, लेकिन फिर फाइनली क्या हुआ कि ये डिफीट हो गए, अरेस्ट हो गए और बाद में हैंग्ड हो गए। ये भी आपको पॉइंट अच्छे से रिमेंबर रखना है। इसके बाद झांसी एंड ग्वालियर का अगर मामला बताएंगे तो लक्ष्मीबाई एंड तांतिया टोपे। पहले क्या होता है कि झांसी में लक्ष्मीबाई जी को जो है डिफीट मिलता है, हार मिलता है, और फिर बाद में जाकर के ग्वालियर में लक्ष्मीबाई और तांतिया टोपे जी मिल करके काम करती है। लेकिन फिर फाइनली ब्रिटिश ऑफिशियल की तरफ से इनके मूवमेंट्स को भी सप्रेस्ड कर दिया जाता है। इसके बाद हम बरेली से देखेंगे, बरेली वंस अगेन उत्तर प्रदेश, और यहां से देखेंगे खान बहादुर खान जी। और इलाहाबाद एंड बनारस से अगर हम देखें तो मौलवी लियाकत अली। और कहीं ना कहीं अगर हम बिहार से देखेंगे कि इस पार्टिकुलर रिवॉल्ट्स को कौन लीड कर रहा था, तो वहां पे आपका कुंवर सिंह जी। और बात अगर हम करेंगे कुंवर सिंह जी से, तो इनका बिलोंगिंग है जगदीशपुर, जो आपका कहां पे है, बिहार में है। तो ये तो हम बात किए नॉर्मल सा मोटा मोटा तौर पे कि किस पार्टिकुलर प्लेसेस से कौन से इंपॉर्टेंट लीडर्स थे जिन्होंने इस पार्टिकुलर रिवॉल्ट्स को जो है लीड किया। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको रिमेंबर रखना है कि आखिर जो है ये ब्रिटिश ऑफिशियल्स कौन थे जिन्होंने इस पार्टिकुलर रिवॉल्ट्स को सप्रेस्ड भी किया। कई बार यहां से भी आपका एंगल बन सकता है क्वेश्चंस का। तो अगर हम बात करेंगे दिल्ली का सिस्टम का, जहां से बहादुर शाह 2G लीड कर रहे थे, तो जॉन निकोलसन का नाम आपको रिमेंबर रखना है। बेगम हजरत महल का अगर कनेक्शन है तो हेनरी लॉरेंस,
इसके बाद नाना साहेब, नाना साहेब से रिगार्डिंग एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको रिमेंबर रखना है कि नाना साहेब जी जो है ये एक अडॉप्टेड संत है, ये अडॉप्टेड संत है किसका? पेशवा बाजीराव टू का, पेशवा बाजीराव टू का। इसके बाद लक्ष्मीबाई एंड तांतिया टोपे का जो कनेक्शन है आपका, ये ग्वालियर वाला मैटर बताते हैं। लक्ष्मीबाई एंड तांतिया टोपे, तो जनरल हग रॉस। बरेली का अगर सीन हम बताएं कि इस पार्टिकुलर मूवमेंट्स को बरेली में कौन सप्रेस्ड किया, तो कॉलिन कैंपबेल। और उसके बाद इलाहाबाद एंड बनारस का केस बताएं तो कर्नल ऑनसेल। और लास्ट वन आपका विलियम टेलर। तो देखिए प्लेसेस ऑफ रिवॉल्ट, इंडियन लीडर्स और ब्रिटिश की तरफ से इसको सप्रेस्ड कौन किया, ये सारा एंगल्स को आपको अच्छे से समझ लेना है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट वन। अगर हम बात करेंगे कि व्हाई डिड द रिवॉल्ट फेल्ड, आखिर ये रिवॉल्ट जब इतने अच्छे से ऊंचाई की तरफ था और डिफरेंट सेक्शन से डिफरेंट लोग थे, तो आखिर ये रिवॉल्ट एक्चुअल में फेल्ड क्यों हुआ? मेन पॉइंट ये है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, नो इफेक्टिव लीडर्स। देखिए ये जो कंप्लीट रिवॉल्ट था ना, एक रीजन में बटा हुआ था। एक नेशनल लीडर मतलब महात्मा गांधी जी टाइप का उस वक्त कोई नहीं था। दैट्स व्हाई ये जो रिवॉल्ट है ये फेल्ड हो गया, फर्स्ट वन। अगर हम बात करें नेक्स्ट वन, लिमिटेड अपराइजिंग। लिमिटेड अपराइजिंग दैट मींस क्या हुआ कि फंडिंग का इश्यूज, रिसोर्सेस का इश्यूज। एज कंपेयर टू ब्रिटिश, उसके पास बहुत ज्यादा पैसा था, उनके पास पर्सनल बहुत सारे थे, हथियार बहुत सारा था। तो ये भी कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट सा रीजन बना इस पार्टिकुलर रिवॉल्ट्स के फेल्ड होने का। इसके बाद कहीं ना कहीं बात करेंगे फोर्थ नंबर पॉइंट कि नो पार्टिसिपेशन ऑफ मिडिल क्लास। मिडिल क्लास का कोई पार्टिसिपेशन ही नहीं है। और अगर हम कह सकेंगे कि वेस्ट बंगाल के जो जमींदार थे उन लोग भी नहीं पार्टिसिपेट नहीं किया, कई सारे जो एलाइट क्लास है उन लोगों भी नहीं पार्टिसिपेट नहीं किया। और बंगाल के जमींदार तो ये तक थे कि किस तरह से ये रिवॉल्ट जो है सप्रेस्ड हो जाए। तो ये एक इंपॉर्टेंट सा कारण बना इस पार्टिकुलर रिवॉल्ट्स के फेल्ड होने का। लेकिन कहीं ना कहीं फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 को इसलिए बोला जाता है, और कई सारे जो लेखककार है, कई सारे जो बुक्स रिटन हुआ इस पार्टिकुलर रिवेलियंस में, ये वो क्रांति था जहां से कई सारे लीडर जो उभर के सामने आए और हमारे देश को आजादी के लिए एक नया दिशा दिखाए, और कई सारे इंपॉर्टेंट चेंजेस यहां से होना शुरू हो गया। लेकिन इस पार्टिकुलर रिवॉल्ट्स के दौरान में लॉर्ड कैनिंग जी जो है वो हमारे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। लेकिन बाद में जाकर के क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी को डिसबैंड करके फाइनली क्वीन विक्टोरिया का क्वींस का, जो इंग्लैंड की जो क्वींस थी, उनका एक प्रोक्लेमेशन आता है, एक फरमान आता है कि अब से जो है ये खत्म होता है ईस्ट इंडिया कंपनी, और ब्रिटिश वाले जो है ये कंप्लीटली इसको संभालेंगे। तो यहां से लॉर्ड कैनिंग जी हमारे देश के, यानी कि भारत देश के, जो उस वक्त ब्रिटिश के पास था, तो फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया बने 1858 में। और कई सारा इंपॉर्टेंट जो है अलग अलग कहानी जो है चलता गया। तो आइए समझते हैं इसके बाद का जो पोर्शन है। अच्छा, इसके बाद का जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो लर्न थ्रू एमसीक्यू सीरीज है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज, जैसे मैंने पहले ही आपको बताया। और कई सारा जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो भी हम आपके साथ डिस्कस कर लेंगे, और कई सारा जो पॉइंट्स है वो भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम लोग क्वेश्चन का थोड़ा सा शुरुआत कर लेते हैं कि नॉर्मल आपका कि इस पार्टिकुलर क्वेश्चन में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। देखिए पहला जो क्वेश्चन आपके सामने है कि द इंडियन म्यूटिनी ऑफ 1857 बुक रिटन बाय, यानी कि द इंडियन म्यूटिनी ऑफ 1857 का जो किताब है इसको लेखक कौन है? ऑप्शन ए जॉर्ज ब्रूस मैलेशन, ऑप्शन बी पुरांद चांद जोशी, ऑप्शन सी क्रिस्टोफर हाइबर्ट, देन ऑप्शन डी इकबाल हुसैन। देखिए यहाँ पर जो चारों नाम है ना कुछ बुक्स इंपॉर्टेंट सा लिखा है, बट आपको राइट ऑप्शन बताना है कि द इंडियन म्यूटिनी ऑफ 1857 का बुक किसने लिखा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज कॉल्ड जॉर्ज ब्रूस मैलेशन, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपके ईपीएफओ एग्जामिनेशन के लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है। देखिए अगर हम बात करेंगे पीसी जोशी का, यानी कि पुराण चंद जोशी जी का, अगर हम बात करें पीसी जोशी जी का, तो इनके रिगार्डिंग एक इंपॉर्टेंट बुक्स का नाम आप लिख सकते हैं, रिबेलियन 1857। रिबेलियन ए सिंपोजियम इनका पूरा नाम था, रिबेलियन ए सिंपोजियम 1857। अगर हम बात करें आपका इकबाल हुसैन जी का, तो इकबाल हुसैन जी से एक रिमेंबर रखिएगा 1857 के बुक पे, रिलीजियन आइडियोलॉजी ऑफ द रेबल्स
ऑफ द रेबल्स ऑफ 1857, ये पॉइंट भी रिमेंबर रखिएगा। और अगर हम बात करें आपका सी नंबर ऑप्शन क्रिस्टोफर हाइबर्ट से, तो इन्होंने कौन सा किताब लिखा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट नेम है, क्रिस्टोफर हाइबर्ट। तो यहां से आप लिखिएगा ग्रेट म्यूटिनी, ठीक है, ग्रेट म्यूटिनी। तो आज का पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करके कई सारे एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको शेयर कर दी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डेट डिड द सीपीयू ब्रेक आउट इन म्यूटिनी इन मेरठ, यानी कौन से दिन ये जो एक्चुअल में रिवॉल्ट हुआ था, तो मेरठ में इसका जो है शुरुआत हुआ था, किस डेट पे। तो यहां पर जो आपका आंसर हो जाएगा, जैसे मैंने लेक्चर्स में भी आपको बताया कि 10 मई 1857, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, एक तो मेरठ का अगर हम मामला बताएं तो 24 अप्रैल आपको बताएं, लेकिन यहां पर जैसे ही ये रिवॉल्ट्स का मूवमेंट शुरुआत हुआ तो कई सारे सीपीयू को जो है जेल में डाल दिया गया 10 सालों के लिए। लेकिन फिर फाइनली क्या हुआ कि किसी तरह से जब बाहर निकल गया और लोगों को जोड़े, तो फाइनली 10 मई 1857 को मेरठ से ये जो चिंगारी का आग जो है फैलना शुरू हो गया। ये पॉइंट आपको अच्छे से पॉइंट रिमेंबर रखना है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु वाज द फ्रीडम फाइटर इन 1857 रिवॉल्ट ऑफ सोनीपत, यानी कि 1857 के बगावत में सोनीपत से कौन से फ्रीडम फाइटर थे, इसका आपको आंसर देना है। ऑप्शन ए शाम सिंह, बी नंबर मोहन सिंह, सी नंबर विरासत अली और डी नंबर अब्दुल माजिद जी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कॉल्ड विरासत अली जी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who was the Governor General of India at the time of सीपीयू mutiny, यानी कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे जिस वक्त 1857 का बगावत जो है या रिवॉल्ट कह सकते चल रहा था। तो आपका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग जी, दैट इज कॉल्ड ऑप्शन नंबर बी। और अगर हम बात करेंगे लॉर्ड कैनिंग जी से रिगार्डिंग कई सारा एडिशनल इंफॉर्मेशन का, तो आप इसको नोट्स एक बना लीजिए, कई सारा हेल्प होगा आपका। चार्ल्स जॉन कैनिंग, इनका पूरा नाम था चार्ल्स जॉन कैनिंग, आप पिक्चर्स पे देख सकते हैं इनको। इसके बाद इनके शासन में या कह सकते हैं कि इनके पीरियड में कई सारा इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट वाइसरे बने 1858 में, ये पॉइंट आपको रिमेंबर रखना है। नेक्स्ट वन, इनके तरफ से जो इंट्रोड्यूस्ड हुआ पोर्टफोलियो सिस्टम, आगे इस पे क्वेश्चंस भी आपको दिख जाएगा, अभी ही एडिशनल इंफॉर्मेशन दे देते हैं। उसके बाद आपका कोड ऑफ सीआरपीसी यानी क्रिमिनल प्रोसीड्यूर कोड, इसका भी इंट्रोडक्शन हुआ। उसके बाद आपका इंडियन हाई कोर्ट एक्ट, इनके ही पीरियड में जो है इंट्रोडक्शन हुआ। इसके बाद आपका आईपीसी भी आया इन्हीं के पीरियड में 1860 में। और कहा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी डिसबैंड होने के बाद जब ब्रिटिश लोग आए और क्वींस का जब एक फरमान आया, तो वहां से कई सारी चीजों को शुरुआत हो गया। आइए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मंगल पांडे बिलोंग टू विच नेटिव इन्फेंट्री म्यूटिनी। जैसे मैंने आपको अच्छे से समझाया बताया, चूज द करेक्ट आंसर। इसका आंसर जो हो जाएगा म्यूटिनी नंबर 37, 34, 66 या वेलोर म्यूटिनी। आप इसको बेहतरीन तरीके से बताइए कि मंगल पांडे जी का जो है किस पार्टिकुलर म्यूटिनी से जो है बिलोंग था। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कॉल्ड 34 नेटिव इन्फेंट्री, ठीक है, बैरकपुर, दिस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who was सामल इन द रिवॉल्ट ऑफ 1857? सामल कौन थे 1857 के बगावत में? तो आपका इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोकल विलेजर्स। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन का अगर हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 का, कि म्यूटिनी मेमोरियल न्यू दिल्ली, ये बिल्कुल लेटेस्ट है, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, बट इसको रिलेट हम करेंगे 1857 के बगावत से, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि म्यूटिनी मेमोरियल न्यू दिल्ली वाज इनिशियली बिल्ट इन। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए, दैट इज कॉल्ड 1863। और आप देख सकते हैं कि इस तरह का कुछ इंपॉर्टेंट सा पिक्चर है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाज फर्स्ट परपिट्रेटेड बाय लॉर्ड डलहौजी इन द लेट। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है पहली बार लॉर्ड डलहौजी ने कब परपिट्रेटेड किया? क्वेश्चन नंबर 8। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कॉल्ड 1840। और लॉर्ड डलहौजी के रिगार्डिंग डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, रानी लक्ष्मीबाई, ये सारा जो कहानी है, ये पॉइंट आपको रिमेंबर रखना है। और कई सारा और भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुआ इनके शासन में। नेक्स्ट वन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स इज नॉट ऑकर्ड ड्यूरिंग हिज लॉर्ड कैनिंग टेन्योर? अभी मैंने डिटेल्स में आपको बताया, इंट्रोडक्शन ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्यूर, ये एक्चुअल में हुआ था इनके शासन में। पोर्टफोलियो सिस्टम हुआ था, इंडियन हाई कोर्ट इनएक्टमेंट हुआ था, इंडियन पिनल कोड हुआ था, दैट इज कॉल्ड ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। इसके बाद हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन है, इंडिया नाउ केम अंडर द डायरेक्ट रूल ऑफ द ब्रिटिश क्राउन, दिस वाज अनाउंस्ड बाय लॉर्ड कैनिंग एट ए दरबार इन
तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है इलाहाबाद। सो ओवरऑल इस पार्टिकुलर सेशन में मैंने आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया। 1857 का जो रिवॉल्ट था उसके रिगार्डिंग क्या वो इंपॉर्टेंट कॉजेस था और किस तरह से एक ट्रेडिंग कंपनी एक पॉलिटिकल पावर बन के उभर के आई। 1757 से 1857 का जर्नी क्या था, आखिर ये रिवॉल्ट का फेल्ड होने का क्या वो इंपॉर्टेंट रीजन था और बाद में इसका आउटकम्स क्या निकला, और किस तरह से ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने इस पार्टिकुलर अलग अलग लीडर्स को सप्रेस्ट कैसे किए, रिवोल्ट्स को सप्रेस्ट कैसे किए, और वो मंगल पांडे जिन्होंने 34th नेटिव इन्फेंट्री से पहली बार जो एक ऑफिसर को उड़ा दिया। ये सारा कहानी हम इस सेशन में कंप्लीट करते हैं। होप करते हैं कि आप बेहतरीन होंगे। ये सेशन आपको काफी हेल्प करेगा। अगर आपको हेल्प करेगा तो काइंडली इस सेशन को शेयर कीजिए और हमारे चैनल्स को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच हमारे साथ प्यार से जुड़ने के लिए। आपकी सफलता में अगर मेरा योगदान होगा, यही मेरी कामयाबी है। थैंक यू सो मच।